अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस वेबिनार का हिस्सा बने। मैं हूं इफ़त मनकानी, CEO JS इन्वेस्टमेंट्स। आज का वेबिनार पोर्टफोलियो प्लेबुक सेकेंड हाफ 2025 एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है जो हमने करंट मार्केट डायनामिक्स को समझते हुए डिज़ाइन किया है ताकि आप अपने पोर्टफोलियो डिसीजंस को बेहतर तरह से कैलिब्रेट कर सकें। ये वेबिनार आपको एक क्लियर व्यू देगा कि इस वक्त इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशंस को देखकर पोर्टफोलियो को किस तरह रीबैलेंस करना चाहिए। आज का ज़माना सिर्फ रिटर्न चेस करने का नहीं है, आज का ज़माना है सोच समझकर पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का। दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, सब कुछ रीथिंकिंग डिमांड करता है। तो हम कह रहे हैं रीबैलेंसिंग इन अ रीथिंकिंग वर्ल्ड। ये प्रेजेंटेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो मार्केट्स को एक्टिवली फॉलो करते हैं लेकिन चाहते हैं क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस जब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो चलें शुरू करते हैं। तो आज हम किन टॉपिक्स पे बात करेंगे? सबसे पहले एक सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल। मार्केट फिर से एक नए हाई पे है, तो अब क्या करें? शुड वी स्टे इन, एग्जिट या रीबैलेंस? दूसरा हिस्सा, टेल ऑफ टू वॉर्स। दो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स जिन्होंने मार्केट को हिला के रख दिया, लेकिन उनका असल इफेक्ट क्या हुआ इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे और एसेट प्राइसेस पे, हम वो देखेंगे। तीसरा, ये सेक्शन में हर एसेट क्लास का एक रैली पैटर्न होता है जो कि अलग होता है, सब साथ में रैली नहीं करते, तो किसने परफॉर्म किया और क्यों, हम इस पे नजर डालेंगे और अपने आगे की स्ट्रैटेजी के लिए किस तरह इम्पैक्ट करता है इसका भी एनालिसिस करेंगे। चौथे हिस्से में हम ग्लोबल ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि फेड का रेट स्टांस, ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के इफेक्ट्स। इन ग्लोबल इंडिकेटर्स को सही तरह से रीड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप पाकिस्तान जैसी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आखिरी हिस्से में एक प्रैक्टिकल Q&A सेशन है जहां आप अपने सवालात हमसे शेयर कर सकते हैं, प्लस एक शॉर्ट पोल भी होगा टू अंडरस्टैंड कि आपकी इन्वेस्टमेंट थिंकिंग क्या है। So let's begin with the first and perhaps the most relevant questions for investors today. मार्केट नए हाई पे है और हमेशा की तरह ये इन्वेस्टर्स के लिए एक दोहरा सवाल बन जाता है, Should I invest now or wait for a correction? लेकिन सच ये है, सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं कि आप मार्केट के टॉप पे इन्वेस्ट करें, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कुछ भी ना करें जब आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ की जरूरत हो। 20 और 21 का सोचिए, जब अनसर्टेनिटी के दौर में लोग मार्केट से निकल गए या साइड लाइन्स पे चले गए, उन लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रैली का 85% मिस कर दिया। अक्सर लोग मार्केट हाई देख के सोच लेते हैं कि अब करेक्शन आने वाली है, लेकिन हिस्ट्री बार बार ये बताती है कि हाइस के बाद और हाइस भी आ सकते हैं। हमारी आज की प्रेजेंटेशन का अक्सर मकसद भी यही है, ये बताना कि मार्केट के हाई से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत जरूर है। ये स्लाइड आपको एक सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स दिखाती है कि S&P 100 ने पिछले 30 सालों में ऑन एन एवरेज हर 17 दिन के बाद एक नया हाई बनाया है। ये लगभग 30 नए हाइस पर साल बनता है। तो जब आप आज न्यूज हेडलाइंस में सुनते हैं कि मार्केट हिट्स ऑल टाइम हाई, समझिए कोई रेयर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है, ये तो मार्केट का एक नेचुरल रिदम है। अगर आपने 1995 से डेटा देखें तो S&P 100 ने 620 से ज्यादा बार न्यू ऑल टाइम हाई टच किए हैं, और इस डेटा का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ हाई देख के निकल जाते हैं, एग्जिट करते हैं, तो आप बार बार रैली मिस करेंगे। तो आगे चल के भी हम यही डिस्कस करेंगे कि हाइस के पीछे का ड्राइवर क्या होता है और हाइस के बाद आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। अब इस चार्ट में देखें, 1995 से लेकर अब तक S&P 100 ने 620 से ज्यादा दफा नया ऑल टाइम हाई बनाया है। डेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है कि मार्केट हाइस पाकिस्तान जैसी इमर्जिंग मार्केट में एक्सेप्शनल नहीं, रूटीन है।
For investors who feel anxious every time the market hits a new high, this is a useful reminder. History shows that highs are often a part of the market's long-term upward journey, not the end of it. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये हाइज एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं, स्पेशली जब उनके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हों. तो अब हम एनालाइज करते हैं कि व्हाट ड्राइव्स मार्केट हाइज, यानी मार्केट हाई तक कैसे पहुंचते हैं या मार्केट हाई तक कैसे पहुंचती है. क्या ये सिर्फ लक है? बिल्कुल भी नहीं. 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहला, अर्निंग्स ग्रोथ. जब कंपनीज का मुनाफा बढ़ता है तो स्टॉक प्राइसेस नेचुरली ऊपर जाती हैं. दूसरी, लिक्विडिटी. जब मार्केट में कैपिटल फ्लो करता है, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन, वैल्यूएशंस को सपोर्ट मिलती है. तीसरी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, इंटरेस्ट रेट्स मैनेजेबल हों और फिस्कल डेफिसिट कम हो तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. यानी मार्केट हाई सस्टेनेबल तब बनते हैं जब इन तीनों फैक्टर्स का सपोर्ट. यहां पर एक सिंपल और पावरफुल डेटा पॉइंट है. 2015 से 2025 तक KSE 100 और टॉप 25 कंपनीज की अर्निंग का कोरिलेशन 75% था. ये इसका मतलब है कि जब कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ती है. शॉर्ट टर्म में न्यूज या स्पेकुलेशन प्राइसेस को फिक्स जरूर कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइसेस अर्निंग के साथ अलाइन होती हैं. तो अगर आप क्वालिटीज कंपनीज के साथ रहें और उनकी अर्निंग्स ग्रो करती हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा. अब एक और हमने इंपॉर्टेंट एनालिसिस किया है जो आप यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड के चार्ट पर. ये चार्ट बताता है कि अगर आप मार्केट हाई पे भी इन्वेस्ट कर लें तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है. 1 साल के अंदर रिटर्न्स यूजुअली अच्छे होते हैं. लोग समझते हैं कि हाई के बाद क्रैश जरूर आता है, लेकिन डेटा ये प्रूव नहीं करता. 3 साल में टाइमिंग्स का फर्क कम हो जाता है. सो अगर आपने हाई पे इन्वेस्ट किया हो या उन दिनों में जब हाई नहीं था या नॉर्मल लेवल पे, तो डिफरेंस मिनिमल हो जाता है. आपके रिटर्न्स तकरीबन सेम रहेंगे उन 3 सालों में. 5 साल में अलबत्ता रिटर्न्स कम हो सकते हैं अगर आप सिर्फ हाइस पे बाइंग करें, लेकिन ये भी नेगेटिव नहीं होते. इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप अगर इसको डेवलप्ड मार्केट्स वर्सेस इमर्जिंग मार्केट लाइक पाकिस्तान से कंपेयर करें, डेवलप्ड मार्केट्स में 5 साल में भी ये डिफरेंस कोई बहुत नहीं है. हमारी मार्केट्स में चूंकि मोमेंटम का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए आपको ये 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स नजर आ रहे हैं. बहरहाल कंक्लूजन ये है, अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो मार्केट का हाई होना रीजन नहीं होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग से रुक जाएं. अब आते हैं उन रीसेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर जिनका असर इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर डायरेक्टली हुआ और जिनका पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट से भी गहरा ताल्लुक था. 2025 में 2 मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ने रीजन को डीस्टेबलाइज किया और इन्वेस्टर फोकस शिफ्ट किया. अप्रैल में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर टेंशंस दोबारा एस्केलेट हुए. लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग, heightened मिलिट्री पोस्चर और डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन ने शॉर्ट टर्म अनसर्टनिटी क्रिएट की. फिर जून में ईरान और इजराइल के दरमियान एक और कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हुआ जिसपे उनकी नेवल एंगेजमेंट भी हुई, लेकिन बाद में यही कॉन्फ्लिक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स तक पहुंच गया. रेड सी के ट्रेड रूट्स भी डिस्टर्ब हुए. ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह रेलेवेंट था क्योंकि ईरान हमारा डायरेक्ट नेबर है और दोनों कंट्रीज, ईरान और पाकिस्तान, रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी से डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं. अगर पाकिस्तान की लोकेशन और परसेप्शन की वजह से जब रीजनल टेंशन एस्केलेट होती है, इन्वेस्टर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट और मार्केट वॉलेटिलिटी के पोटेंशियल इम्पैक्ट फैक्टर करते हैं.
लेकिन इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद मार्केट का बिहेवियर नोटवर्दी था। मार्केट ने शॉर्ट टर्म रिएक्शन दिया, लेकिन पैनिक सेल ऑफ नहीं हुआ और कुछ ही हफ्तों में मार्केट ने रीबाउंड भी दिखाया। ये आपको नजर आएगा इस स्लाइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि शॉर्ट टर्म फियर नेचुरल है लेकिन परमानेंट नहीं होता। अगर आप क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्टेड हैं और पैनिक सेलिंग अवॉइड करते हैं तो मार्केट का रिकवरी साइकिल आपके फेवर में काम करता है। अब आप इस ग्राफ में अगर देखें तो जब इंडिया और पाकिस्तान का और ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे तो मार्केट ने डिप लिए, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस वापस आया और KSE 100 ने रिकवरी दिखाई। यानी अगर आप उस टाइम पे पैनिक सेलिंग करते तो आपने रीबाउंड को मिस कर दिया होता। जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहे, उनका पोर्टफोलियो स्टेबल रहा और वापस ग्रोथ में आया। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करें, जो कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक प्रिंसिपल है। पैनिक अवॉइड करें और शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहें। अब हम आते हैं इस चार्ट पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2025 में जब दो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, अगेन पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर टेंशन अप्रैल में और दूसरा ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जून, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स ने वॉलेटिलिटी जरूर ट्रिगर की, लेकिन मार्केट डिडंट स्टे डाउन फॉर लॉन्ग, especially when fundamentals remain supportive. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स की पॉलिसी रेट के कट्स भी थोड़ी अरसे के लिए डिले हो गए। आप डॉलर PKR में भी देखेंगे, वहां पर भी आपको स्पाइक्स नजर आएंगी या डिप्स, सडन जंप्स। और वो ऑयल प्राइसेस में एक स्पाइक आया और फिर देन इट वेंट डाउन इन दिस जून कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली। और गोल्ड में भी आपको काफी जंप्स एंड लोज नजर आ रहे हैं। सो ये अगेन टू एम्फसाइज, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है कि पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग द हेडलाइंस ऑफन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन द रीबाउंड फेज। अगर हम रुपी डॉलर एक्सचेंज देखें तो नोटिस करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर हुई, लेकिन कोई सस्टेन्ड प्रेशर नहीं रहा। डॉलर ने मार्जिनली अप्रिशिएट किया, लेकिन PKR ने अपना लेवल रिलेटिवली मेंटेन किया। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और मैक्रो स्टेबिलिटी पाकिस्तान ने बिल्ड की है, उसका इफेक्ट करेंसी पे पॉजिटिव नजर आया। इन्वेस्टर्स के लिए एक रीएश्योरेंस है कि रुपए PKR is no longer as fragile as it used to be in previous conflict cycles, लेकिन सस्टेनेबल स्टेबिलिटी रिफॉर्म से पॉसिबल हो सकती है। इनफैक्ट सस्टेनेबल स्टेबिलिटी रिफॉर्म से ही पॉसिबल हो सकती है। एक हम नजर दोबारा PIB यील्ड्स पर भी डाल देते हैं। एक प्रॉक्सी मार्केट है कि इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस की। आप देखिए कि मई को जब स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से कट किया, मार्केट ने उसको पॉजिटिव लिया। फिर जून 16 को जब पॉलिसी रेट मेंटेन हुआ तो यील्ड स्टेबल रही। इसका मतलब है कि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ पॉज। कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद बॉन्ड मार्केट में पैनिक या मेजर सेल ऑफ नहीं आया, which shows improved investor confidence and monetary stability. और जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं, फिक्स इनकम फंड्स और सुकूक फंड्स के लिए एनवायरनमेंट और भी अच्छा हो जाता है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने एक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाया। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज आई, गोल्ड ने स्पाइक किया। इसलिए होता है क्योंकि गोल्ड ट्रेडिशनली एक सेफ हैवन एसेट है। जब रिस्क बढ़ता है, इन्वेस्टर्स वहां शिफ्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही टेंशन ईज हुई, गोल्ड ने अपनी पीक लूज की और वापस सेटल हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर आप गोल्ड को पोर्टफोलियो हेज के तौर पे यूज कर रहे हैं तो इट वर्क्स वेरी वेल इन शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ वॉलेटिलिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए गोल्ड का रोल लिमिटेड होता है। उसे कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लाइक इक्विटीज और रियल एस्टेट। ऑयल प्राइसेस का रिस्पॉन्स ऑयल पे स्लाइटली डिफरेंट होता था। जब ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट एक्सलेट हुआ, तब ऑयल ने ज्यादा शार्प रिएक्शन दिया।
रीजन सिंपल था, रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है और जब वहां कॉन्फ्लिक्ट हो फ्रेट और सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क बढ़ता है। लेकिन आप देखें कि ये स्पाइक भी टेम्पररी थी क्योंकि ग्लोबल रिजर्व्स एडिक्वेट थे और कॉन्फ्लिक्ट क्विकली डी एस्केलेट हो गया। पाकिस्तान जैसे एनर्जी इंपोर्टिंग मुल्क के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल प्राइसेस का डायरेक्ट असर इन्फ्लेशन पे होता है और अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पे भी। सो इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए कि ऑयल इज अ ग्लोबल सेंटिमेंट ड्राइवर, लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स अब ज्यादा स्टेबल होता जा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर बेटर एफएक्स रिजर्व्स एंड आईएमएफ सपोर्ट। सो अब हम इसका जैसे की फाइंडिंग्स का ओवरऑल इम्पैक्ट देखें तो डिस्टिंक्ट पैटर्न सामने आते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान इंडिया टेंशंस को मार्केट ने शॉर्ट लिफ्ट करेक्शन के तौर पे या उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया। इस वजह से हुआ कि फंडामेंटल्स जैसे कि कॉर्पोरेट अर्निंग, स्टेबल इन्फ्लेशन और एक स्ट्रॉन्ग पीकेआर इन सब ने मार्केट को सपोर्ट दिया। दूसरा, जो जून में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए, फ्रेट कॉस्ट टेम्परेरली बढ़ गए और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट वापस आया, लेकिन पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स जैसे कि करंट अकाउंट स्टेबिलिटी, एसबीपी रिजर्व और आईएमएफ कवरेज, इन्होंने रेजिलियंस दिखाई और दोनों सिनेरियोस में जो इन्वेस्टर्स मार्केट से इमोशनली एग्जिट हुए उन्होंने रीबाउंड को मिस किया। So the key learning here is market risk जरूर होता है, लेकिन अगर fundamentals intact हों तो recovery भी होती है। Timing the exit is far more damaging than staying invested in quality assets. यहाँ एक important investing principle समझना जरूरी है। सब asset class एक जैसे behave नहीं करते, हर एक का अपना cycle होता है। कभी equities outperform करती हैं, कभी gold, कभी fixed income, और आजकल रीट्स जैसे कि वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं, ये भी अपना स्पेस बना रहे हैं और रिलेटिवली परफॉर्म करेंगे। इसलिए सक्सेसफुल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रेडिक्शन पे नहीं, रोटेशन पे बेस्ड होती है। यानी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा एसेट हर वक्त बेस्ट परफॉर्म करेगा। इंस्टेड आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन सा एसेट किस माइक्रो कंडीशन में लीड करेगा। And that is where experts come in. We follow the trends and understand and advise you that which asset class mutual fund will benefit, and having all these under one roof, we can even guide to invest in that specific fund. Alternatively, अगर आप इन सारे डायनामिक्स पर नजर रखते हैं तो हमारी टीम आपको हर स्टेप पे गाइड करेगी। आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि FY 2025 में इक्विटी स्पेसिफिकली KSE 100 ने सबसे स्ट्रॉन्ग USD रिटर्न दिया। गोल्ड ने करेंसी डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट हेज का काम किया एज एक्सपेक्टेड। फिक्स इनकम एसेट्स जैसे 1 साल, 3 साल और 5 साल के सुकूक और बॉन्ड्स ने स्टेबल और पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, स्पेशली जब से पॉलिसी रेट डिक्लाइन हुआ। बिटकॉइन और ऑयल जैसे स्पेकुलेटिव या वॉलेटाइल एसेट्स ने मिक्स परफॉर्मेंस दी, और ये रीइंफोर्स करता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और आपको एसेट क्लासेस रोटेट करते हुए अपना रेगुलर एलोकेशन रीविजिट करना चाहिए। और ये रीइंफोर्स करता है कि डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और आपको एसेट क्लासेस रोटेट करते हुए रेगुलरली अपना एलोकेशन रीविजिट करना चाहिए। PXX के अंदर सेक्टर लीडरशिप रोटेट हुई FY 25 में और कुछ क्लियर विनर सामने आए। सीमेंट सेक्टर ने स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेड डिमांड रिकवरी, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स और इम्प्रूव प्राइसिंग पावर। OMCs यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने भी डबल डिजिट रिटर्न्स दिए ड्यू टू इन्वेंट्री गेन्स एंड मार्जिन रिकवरी। बैंक्स, फर्टिलाइजर्स एंड E&P ने भी सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाई, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे और डिविडेंड यील्ड भी उनके लिए सपोर्टिव था। लेकिन फूड एंड पर्सनल केयर, पावर और अदर डिफेंसिव स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते रहे।
یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ یہ صرف پرائس ریٹرن ہے. اگر آپ ڈویڈنڈ ایڈ کریں تو بینکس اور فرٹیلائزرز کا ٹوٹل ریٹرن اور بھی اٹریکٹیو بن جاتا ہے. تو آپ کا ایکویٹی ایکسپوجر سیکٹورلی بھی ڈائیورسفائی ہونا چاہیے, ناٹ جسٹ انڈیکس بیسڈ. اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ فیکٹرز, تو ہم نے سیکٹرز کی بات کی, اب ہم تھوڑی سی فیکٹرز کی بات کر لیں. یا ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ یہ پرفارمنس کس چیز نے ڈرائیو کی. سو پہلی جو چیز نظر سامنے آتی ہے وہ ہے مومنٹم. اس وقت بینکس, او ایم سیز اور سیکلیکل اسٹاکس جیسے سیمنٹ یا اسٹیل نے اسٹرانگ مومنٹم دکھایا. انویسٹرز نے انہی سیکٹرز میں اگریسولی پوزیشن لی. ویلیو اور گروتھ کا موازنہ کریں تو فرسٹ ہاف 2025 میں مارکیٹ نے ویلیو ٹلٹ کو ریوارڈ کیا, یعنی وہ اسٹاکس جو ٹریڈیشنل سیکٹرز میں تھے اور لو پی پر ٹریڈ کر رہے تھے ان کو زیادہ پریفرنس ملی. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ڈیویڈنڈ ییلڈ. جہاں انکم جنریٹنگ کمپنیز جیسے بینکس اور فرٹیلائزرز نے انویسٹرز کو اسٹڈی کیش فلو دیے, وہاں اسپیکولیٹو گروتھ اسٹاکس نے ویک پرفارمنس دکھائی. سو اگر آپ فیکٹر بیسڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو مومنٹم, ویلیو, ییلڈ آپ کو روٹیشن کو سمجھ کے اپنا پورٹ فولیو الائن کرنے میں مدد کرتے ہیں. اور یہ فیکٹرز ایمرجنگ مارکیٹ جیسے پاکستان میں بھی بہت ریلیونٹ ہیں, بلکہ زیادہ ریلیونٹ ہے, ناٹ جسٹ گلوبل مارکیٹس. آج کا انویسٹر صرف لوکل نیوز دیکھ کر ڈیسیشن نہیں لے سکتا. دنیا انٹر کنیکٹڈ ہے اور گلوبل سگنلز ڈائریکٹلی ہماری مارکیٹ کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو اس سیکشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرنیشنل اکنامک ٹرینڈز جیسے فیڈ کا ریٹ سٹانس, کموڈیٹی پرائسز, ڈالر اسٹرینتھ اور ریجنل کانفلکٹس یہ کس طرح پاکستان کے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کو شیپ کرتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ ان کا آپ کے پورٹ فولیو پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. So let's look at the global signals that matter most. 4 فیکٹرز ہیں. پہلا ہے Fed's rate path. Currently, the US Fed is maintaining a soft landing bias. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریٹس ہائک کا کوئی اگریسو پلان نہیں ہے 2025 میں. یہ ڈیولپنگ مارکیٹ جیسے پاکستان کے لیے پازیٹیو ہے کیونکہ بوروئنگ کاسٹ گلوبلی مینیجبل رہتی ہے. دوسرا ہے کموڈیٹی, اسپیشلی آئل پرائسز. جو کانفلکٹ کے دوران اسپائک ہوئے تھے اب اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. ساتھ ہی ایگریکلچر کموڈیٹی پرائسز بھی ایز کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے انفلیشن پریشر کو کم کرتی ہیں. تیسرا ہے ڈالر انڈیکس. ڈالر تھوڑا ویکن ہوا ہے ریسنٹ منتھس میں اور یہ ایمرجنگ مارکیٹ کی کرنسیز کو سپورٹ دے سکتا ہے, لیکن صرف ان کنٹریز کو بینیفٹ ملتا ہے جہاں فسکل ڈسپلن اسٹرانگ ہو. پاکستان کے لیے ایک پوٹینشیل ٹیل ونڈ ضرور ہے, مگر کنڈیشنل ہے کنسسٹنٹ ریفارمز پر. چوتھا فیکٹر ہے ریجنل فریجلٹی. جیسے کہ ہم نے اپنی پرانی سلائڈز میں ذکر کیا کہ ریڈ سی اور مڈل ایسٹ کانفلکٹس نے شپنگ کاسٹس اور روٹس کو امپیکٹ کیا. فریٹ پریمیمز اب سیٹل ہو گئے ہیں, لیکن والیٹیلٹی کا ایلیمنٹ ابھی بھی موجود ہے. Investors need to stay alert to geopolitical risks in this region. اب ان گلوبل ٹرینڈس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. سو انفلیشن, امپورٹ پرائسز کچھ وقت کے لیے ضرور بڑھے, لیکن وہ اسٹرکچرل انفلیشن میں کنورٹ نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹک انفلیشن مینیجبل رہا اور ایس پی پی کو پینک موڈ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. کرنٹ اکاؤنٹ ساری ڈسٹرپشنز کے باوجود کافی کنٹین رہا, ایکسپورٹ اسٹیبل رہی اور ریمیٹنسز نے کشن دیا. یہ ایک اچھی سائن تھی فار میکرو اسٹیبلٹی. اور جہاں تک بات ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی کی, تو ڈسپائٹ آل دا کرائسز اینڈ ٹرموائل بانڈ ییلڈ اسٹیبل رہی اور پی کے آر میں صرف شیلو ڈیپریسیشن ہوئی اور وہ بھی بہت شارٹ لیو. انویسٹرز کے لیے ایک اسٹرانگ سگنل ہے کہ سسٹم اب پہلے سے زیادہ ریزیلینٹ ہے. یہ سلائیڈ ڈائریکٹلی ایک کریٹیکل انویسٹر کنسرن کو ایڈریس کرتی ہے کہ پی کے آر اسٹیبل ہے یا پریشر میں ہے. اور یہ جاننا بہت ضروری ہے جیسے کہ ہم بہت ساری اور ایسٹ کلاسز کی بات کرتے آ رہے ہیں.
اور یہ ہمارے کلائنٹس کا ایک بہت ریپیٹڈ کویشچن بھی ہوتا ہے. سو انفلیشن سگنیفیکنٹلی نیچے ہے اینڈ اٹ سگنیفیکنٹلی ڈاؤن, لیکن ایس پی پی کوشس اپروچ لے رہا ہے, گریجول ریٹ کٹس ایکسپیکٹڈ ہے. ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ 100 سے 150 بیسس پوائنٹ ایزنگ ہوگی مزید 2025 میں. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ڈیٹا کے مطابق پی کے آر کی اوور ویلیویشن کا کنسرن اب ایز ہو گیا ہے. جو ایڈجسٹمنٹ 23-24 میں ہوئی اس کے بعد اب پی کے آر نے شارٹ ٹرم اسٹیبلٹی فائنڈ کر لی ہے. As far as foreign reserves are concerned, so multilateral support, IMF inflows of federal countries کی commitments کی وجہ سے FX reserves $14 billion کے اوپر ہیں, اور expected inflows اس بفر کو اور strengthen کریں گے. ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کہ نیرو ہو رہا ہے اور ریمیٹنسز کافی اسٹرانگ ہیں, یہ دونوں چیزیں بیلنس آف پیمنٹس کو سپورٹ دیتی ہیں. یعنی شارٹ ٹرم میں پی کے آر پہ پریشر کم ہے, لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ڈیپینڈس آن پالیسی کنٹینیوٹی اینڈ اسٹرکچرل ریفارمس. اب پی کے آر کی اسٹیبلٹی کا بیس اسٹرکچر کیا ہے وہ یہاں آؤٹ لائن کیا گیا ہے سلائیڈ میں. $7 بلین کا آئی ایم ایف پروگرام جو کہ پاکستان کا ایک نیا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے, یہ اسٹرکچرڈ ریفارمس کے ساتھ آیا ہے. یہاں نہ صرف ریزروس کو سپورٹ کرے گا بلکہ انویسٹر کانفیڈنس بھی امپروو ہوتا ہے اس سے. 2025 میں ریمیٹنسز 10% گروتھ کے ساتھ 38 بلین یا 38 بلین تک پہنچنے کی ایکسپیکٹیشن ہے. یہ نان ڈیٹ انفلو ہے اور فورن ایکسچینج لیکوڈیٹی کا بیک بون بن گئی ہے. فسکل ڈسپلن, گورنمنٹ کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کو 7.7% سے ریڈیوس کر کے 5.2% تک لانے کا, اور یہ اچیو کیا جا رہا ہے تھرو بیٹر ٹیکس کلیکشن اینڈ کنٹرول اسپینڈنگ. ان تینوں ڈرائیورز کا کمبائنڈ افیکٹ یہ ہے کہ زیادہ اسٹیبل پی کے آر, کنٹین انفلیشن اور انویسٹر کانفیڈنس کا ریوائول. اب چاہتے ہیں ہم نیکسٹ سلائیڈ پر. آج کے اکنامک انڈیکیٹرز کا سب سے سینٹرل ایلیمنٹ ہے انفلیشن اور اس کا اثر انٹرسٹ ریٹس پر. آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کو جو پہلے ڈبل ڈیجٹس میں تھا اب سسٹین ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے, اور جب انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے تو نیچرلی سینٹرل بینک یعنی ایس پی پی کو اسپیس ملتی ہے انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کی. 2025 کے دوران ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایس پی پی گریجولی ریٹس کٹ کرے گا اراؤنڈ 100 to 150 بیسس پوائنٹس. یہ انوائرمنٹ سکوک اور فکس انکم فنڈس کے لیے بہت سپورٹو بن رہا ہے, اور جب انٹرسٹ ریٹس نیچے جاتے ہیں تو ایکویٹی مارکیٹس اور ریئل اسٹیٹ جیسے گروتھ اورینٹڈ ایسٹس بھی ری ریٹ کرتے ہیں. سو انفلیشن ٹریجیکٹری اب ڈاؤنورڈ ہے, لیکن پالیسی میکرز کوشس ہیں اور یہ اپروچ لانگ ٹرم کے لیے بہت ضروری ہے. KC 100 انڈیکس کا ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ اس کا آلموسٹ 47% ٹاپ 10 کمپنیز میں کانسنٹریٹڈ ہے, اور ان میں سے زیادہ تر بینکس ہیں. یہ کانسنٹریشن انویسٹر کے لیے دو طرح کا سگنل ہے. اگر آپ صرف انڈیکس ایکسپوجر لیتے ہیں تو آپ کا پرفارمنس موسٹلی لارج کیپ بینکس کی موومنٹ سے ٹائڈ ہوتا ہے, لیکن اگر آپ مڈ کیپ یا براڈر مارکیٹ دیکھیں تو وہاں ویلیویشنز اور گروتھ پوٹینشیل زیادہ انٹرسٹنگ ہے. مڈ کیپ کمپنیز ابھی بھی ہسٹوریکل ایوریج کے کلوز ٹریڈ کر رہی ہیں اور مارکیٹ بریتھ امپروو ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریلی صرف بڑے ناموں تک لمیٹڈ نہیں رہی, اور یہ مارکیٹ ہیلتھ کا بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. پورٹ فولیو ڈیورسفیکیشن یہاں بھی ضروری ہے, صرف ٹاپ 10 ہولڈنگز پہ ریلائی کرنا اب اپروپریٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. سو ڈو چیک آؤٹ آور اسٹاک mutual funds to get to know more about this. ٹوینٹی 2025 کے سیکنڈ ہاف کے لیے اکنامک اور مارکیٹ آؤٹ لک کاشسلی آپٹمسٹک ہے.
फिस्कल रिफॉर्म्स और एक्सटर्नल अकाउंट्स की इम्प्रूवमेंट के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 4.2% तक एक्सेलरेट करने की फोरकास्ट है। सिंगल डिजिट रेंज में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, जो कि कंज्यूमर सेंटिमेंट और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट दोनों के लिए अच्छा सिग्नल है। केसी 100 कंपनीज की अर्निंग्स बैंक्स और ईएनपीस को एक्सक्लूड करके भी 14% ग्रो करने की प्रोजेक्शन है। सीमेंट डिमांड वापस आ रही है और टेक सेक्टर भी एक्सपैंड कर रहा है। फॉरवर्ड पी भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अभी भी 6.8x पर है, जबकि रीजनल एवरेज 12x के आसपास है। यानी डिस्पाइट रीसेंट रैली, पाकिस्तान एक्विटीज अभी भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अभी भी 6.8x पर है, जबकि रीजनल एवरेज 12x के आसपास है। यानी डिस्पाइट रीसेंट रैली, पाकिस्तान एक्विटीज अभी भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। सो ओवरऑल एनवायरनमेंट सेकेंड हाफ में सपोर्टिव नजर आ रहा है, मगर स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करना होगा। तो इस मैक्रो और मार्केट व्यू का इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? इन्फ्लेशन कंट्रोल, पीकेआर स्टेबिलिटी और फिस्कल डिसिप्लिन ने इन्वेस्टर एनवायरनमेंट को काफी इंप्रूव किया है कंपेयर टू पास्ट साइकिल्स। बैंक्स, सीमेंट्स, कंज्यूमर गुड्स और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तीसरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट। पॉलिटिकल रिस्क और डेब्ट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट स्टिल एग्जिस्ट, so diversification and phased entry strategy is very important. मार्केट पुल बैक्स में हाई क्वालिटी स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रिस्क एडजस्टेड स्ट्रैटेजी है। यानी आपको हर मार्केट डिप में एग्जिट नहीं करना, बल्कि सेलेक्टिवली ऐड करना चाहिए। तो इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट शुड योर पोर्टफोलियो लुक लाइक। ये स्लाइड एक प्रैक्टिकल गाइडलाइन है कि आपके पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर आज कैसा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। सो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं जो कैपिटल प्रेजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनके लिए वी रेकमेंड अ 70% सुकूक और इनकम फंड पोर्टफोलियो, 10% एक्सपोजर इक्विटीज में, 10% गोल्ड और 10% कैश रिजर्व। बैलेंस साइड पे यानी वो लोग जिनके लिए मार्केट में मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं मगर सम ग्रोथ एक्सपोजर एज वेल, उनके लिए हम 40% इनकम फंड, 30% इक्विटीज, 20% रीट्स और 10% गोल्ड या कमोडिटी पोर्टफोलियो सजेस्ट करते हैं। तीसरी उस पे वो हैं कि इन्वेस्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एग्रेसिव ग्रोथ चेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी रेकमेंड 50% एक्सपोजर इन इक्विटीज, स्पेशली सिक्लिकल एंड बैंक्स, अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक पिकिंग की तरफ पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं। 20% रीट्स, 20% इनकम फंड्स और 10% गोल्ड या कमोडिटीज। Remember कि allocation is not about timing, it's about preparing your portfolio to move through economic cycles. ये जो हमने सारे पोर्टफोलियो की बात की है, ये at this specific point in time के लिए है। I would reiterate and re-emphasize कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प लें और उनसे कम्युनिकेट करें ताकि आपकी रिस्क प्रोफाइल की असेसमेंट में उनको हेल्प हो सके और फिर वो अकॉर्डिंगली आपको रेकमेंड करें। इसके अलावा जेएस के प्रोडक्ट सूट में आपको इन सारी कैटेगरीज में फंड्स मिलेंगे। जब आप हमारे एडवाइजर से बात करेंगे तो दे कुड अकॉर्डिंगली रेकमेंड कि वेदर अ स्पेसिफिक फंड फिटिंग इनटू दैट एसेट क्लास इज
appropriate for you or not. ये स्लाइड एक सिंपल चेकलिस्ट है कि आज की मार्केट कंडीशंस के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए. आपको सुकूक और इनकम फंड्स ऐड करने चाहिए. सुकूक बाय सुकूक आई मीन या डायरेक्टली सुकूक लें, जैसे कि अब अवेलेबल भी हैं, या आप सुकूक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. लार्ज कैप बैंक्स या वो पोर्टफोलियो जिनके एक्सपोजर बैंक्स में ज़्यादा, स्टॉक फंड्स जिनके एक्सपोजर बैंक्स में ज़्यादा हो, उनमें इन्वेस्ट करें. रीट्स एक बहुत आई वुड से ग्रोइंग एसेट क्लास है. बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफर कर रही हैं. सो अगर आप उसकी एक्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तो ज़रूर बात करें और रीट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें as opposed to investing in directly in real estate assets. VPS जो कि long term tax benefits प्रोवाइड करता है, उसको ज़रूर ऐड करें और एटलीस्ट उसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर करें कि हाउ कैन यू अवेल दिस. व्हाट यू शुड होल्ड आर ENP स्टॉक्स जिन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया है अब रिसेंटली, बट वी बिलीव कि हमारी सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन के बाद इनमें एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है. गोल्ड although it's also near to its all time highs, लेकिन उसको होल्ड करना चाहिए बिकॉज with dollar depreciation it could provide a good hedge, and again the geopolitical risks are at least, if they're lesser now, but they're not very much in control in the recent time period. What you should hold definitely, if not adding on, are the diversified equity funds, stock neutral funds, और आप financial advisor से इस बारे में ज़रूर बात करें. What we recommend trimming down is over speculative small caps. उन्होंने इस वक्त एक recent rally में कुछ fundamentally driven small caps स्पेशली जो नहीं है, उन्होंने एक बहुत स्पेकुलेटिव रैली बनाई है और उसमें फिर करेक्शन हो सकती है. तो अगर आपने उनमें इन्वेस्ट किया भी है तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू रिड्यूस इट फ्रॉम योर पोर्टफोलियो. सिंगल सेक्टर बेट्स को आप अवॉइड करें. अगर आपने किसी एक सेक्टर में है पोजीशन बहुत एग्रेसिव ली हुई हैं तो उनको डाउनसाइज करें और डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर, एंड दैट्स वाई आपको स्टॉक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. आइडल कैश पोजीशन, और हम अक्सर अपने वेबिनार्स में जिक्र करते रहते हैं कि कैश erodes value from your portfolio, and although बहुत पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक काफ़ी लोगों का टिल्ट होता है कि कैश इज द बिगेस्ट बेट, बट एक्चुअली कैश erodes value. So आपको अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव क्लीनिंग और पोजीशनिंग बहुत करते रहनी चाहिए. जहां एक्सेस रिस्क हो वहां ट्रिम करें, जहां स्टेबिलिटी और वैल्यू हो वहां पर ऐड करें. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है. नेक्स्ट वी मूव इसी डायरेक्शन में कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को मैच करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जेएस इन्वेस्टमेंट्स के पास कंप्लीट प्रोडक्ट स्वीट है. जेएस इनकम फंड और जेएस इस्लामिक इनकम फंड स्टेबिलिटी और लो वॉलेटिलिटी इनकम प्रोवाइड करते हैं. सो अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेफ्टी है तो आप इन फंड्स को ज़रूर देख सकते हैं. अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास सेपरेटली मैनेज्ड अकाउंट्स हैं जहां पर आपको हम कमोडिटी का एक्सपोजर या गोल्ड का एक्सपोजर भी थ्रू कमोडिटी एक्सचेंज आपके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं. सो यू कैन टॉक टू योर एडवाइजर रिगार्डिंग दैट. जेएस इस्लामिक इक्विटी फंड या जेएस स्टॉक फंड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर टू पाकिस्तान ग्रोथ सेक्टर प्रोवाइड करते हैं. जेएस इस्लामिक इक्विटी फंड शरिया कंप्लायंस है. जेएस स्टॉक फंड्स में हमारे पास दो फंड्स हैं, जेएस लार्ज कैप फंड और जेएस ग्रोथ फंड. आप दोनों में से किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं. फ्यूचर प्लानिंग, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो जेएस वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज या सब प्लान्स हैं, स्टॉक्स, इनकम फंड की और मनी मार्केट फंड की,
ये एक स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट सेविंग का आपको प्रोवाइड करती हैं विद लॉन्ग टर्म टैक्स एडवांटेजेस एंड मैनेज्ड रिस्क। इस वक्त हमारे पास एक जेएस होटल रीट भी है। अगर आप रियल एस्टेट पे डिवर्सिफाई कर रहे हैं, सो फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग इनकम एंड कैपिटल एप्रिसिएशन फ्रॉम प्रोफेशनली मैनेज रियल एस्टेट, उस पर भी आप हमारे एडवाइजर से बात कर सकते हैं। सो हर रिस्क प्रोफाइल के लिए यहाँ एक सोल्यूशन है और प्लेटफॉर्म को डिजिटल एक्सेस के जरिए सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनाया गया है। सो डू टॉक टू जेएस इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स। ये स्लाइड आपके लिए एक सिंपल एक्शन प्लान प्रेजेंट करती है। मार्केट हर वक्त विन करने के लिए नहीं होती। आपका पोर्टफोलियो ऐसे बिल्ड होना चाहिए कि वो विथस्टैंड भी कर सके। So we recommend certain next steps suggested for you. Review your current allocation. देखें कि आपका पोर्टफोलियो अभी आपके रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के मुताबिक है या नहीं। Reduce idle cash. जो अनयूज्ड है उसको फेज स्ट्रैटेजी के जरिए डिप्लॉय करें, स्पेशली जब वैल्यूएशन सपोर्टिव हो। इक्विटी में डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ बैंक्स या सीमेंट्स में कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर ना हो। सेक्टर मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग को बिल्कुल कंसिडर करें। वीपीएस जैसे ऑप्शंस टैक्स एफिशिएंट हैं और रिटायरमेंट रेडी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हमने कई वेबिनार्स इस सिलसिले में भी इन द पास्ट किए हैं, और अगर आप अभी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे नंबर्स जो आपके पास आएंगे उस पर डायल इन करें, या अगेन अगर आप ऑलरेडी किसी एडवाइजर के साथ हमारे काम कर रहे हैं तो उनको फ़ोन कर सकते हैं। जेएसआईएल की तरफ से आपके लिए कमिटमेंट ये है कि मार्केट कंडीशंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ फंड परफॉर्मेंस, रेगुलर इन्वेस्टर एजुकेशन सेशंस, और अगर आपका पोर्टफोलियो कॉम्प्लेक्स है तो हमारे पास आपके लिए पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी भी अवेलेबल है। इन इन्वेस्टिंग प्रेडिक्शन से ज्यादा पार्टिसिपेशन मैटर करती है, और यही स्ट्रैटेजी टाइमलेस है। सो नेक्स्ट स्टेप्स, अगर आप ये पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना चाहें तो आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स ये हैं। आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू शेड्यूल करें ताकि हम देखें कि आपके एसेट मिक्स में कोई मिसअलाइनमेंट तो नहीं है। दूसरी है रिस्क असेसमेंट। हमारी अपडेटेड रिस्क टॉलरेंस क्वेश्चनर को कंप्लीट करें ताकि आपका पोर्टफोलियो आपके कंफर्ट जोन के अंदर रहे। एक फेज्ड और प्रायोरिटाइज्ड अप्रोच डेवलप करें ताकि सडन चेंजेस के बजाय स्मार्ट ट्रांजिशन हो। हमारी मंथली ब्रीफिंग्स का हिस्सा बने जिसमें ये वेबिनार शामिल हैं। उसके अलावा फंड मैनेजमेंट रिपोर्ट जिसमें हमारा एक डिटेल CIO रिव्यू होता है जो मार्केट्स की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और रीबैलेंसिंग एडवाइस शेयर करते हैं। यही वीडियो फॉर्म में हमारे वेल्थ वॉच के नाम से भी आपको हमारे सोशल मीडिया पर और वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। गुड न्यूज़ ये है कि JSIL जन लॉन्च कर रहा है JS1 अकाउंट, एक डिजिटल SMA प्लेटफॉर्म जहां आप अपना एडवाइजरी अकाउंट, ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड सब एक जगह से मैनेज कर सकते हैं। यानी आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करना अब आसान, इंटीग्रेटेड और रियल टाइम हो जाएगा। Before we close today's session, हम आपसे 3 क्विक पोल्स लेना चाहेंगे। ये हमें मदद देंगे आपको बेटर अंडरस्टैंड करने में। पहला पोल जिस बारे में है, आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इस वक्त कैश में है? 0 to 10%, 11 to 25%, 26 to 50% या 50% से ज्यादा। अब चलते हैं दूसरे पोल की तरफ। क्या अब आप अगले 3 महीने में रीट्स या VPS ऐड करना कंसिडर कर रहे हैं? इसमें 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, डेफिनेटली यस, प्रोबेबली यस, अनसर्टेन, और एक आखिरी चौथा ऑप्शन है प्रोबेबली नॉट। आप
इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा तीसरा पोल है कि करंट मार्केट एनवायरनमेंट में आपका रिस्क टॉलरेंट कैसे शिफ्ट हुआ है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं मोर कंजर्वेटिव, अनचेंज्ड या मोर एग्रेसिव। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर पोल्स। इनके रिजल्ट से हम फ्यूचर कंटेंट और एडवाइजरी को आपकी नीड्स से ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। ओके, सो अब हम अपने लास्ट हिस्से की तरफ आते हैं फॉर द Q&A. सो आई जस्ट वेट फॉर 2-3 more minutes. अगर आप लोगों में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जो सवाल हम यहाँ पर नहीं रिस्पॉन्ड कर सकेंगे उनका रिप्लाई हम आपको ईमेल कर देंगे। सो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेती हूँ विच इज क्वाइट जो स्टार्ट की स्लाइड से रेलेवेंट है। व्हाट आर हाइज, उसका रिस्पॉन्ड करती हूँ, बट फील फ्री टू टाइप इन मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव। What are highs? So on a closing basis, highs से क्योंकि हम लोग KSE 100 की बात कर रहे थे या स्टॉक मार्केट की, तो उस रेलेवेंस में हाइज मींस के फॉर इंस्टेंस तो आपने अभी रिसेंटली नोट किया होगा कि इंडेक्स ने 139 के या 139,000 का हाई किया। उसका मतलब ये है कि आज से पहले कभी हिस्ट्री में इंडेक्स ने 139,000 या 139 के नहीं क्रॉस किया था। सो जिस दिन फर्स्ट टाइम 139 के का इंडेक्स लेवल आया, दैट्स कंसिडर्ड टू बी द हाई। लेकिन अगर उसके बाद लेट्स से कि मार्केट कुछ अरसे के बाद दोबारा ऊपर जाती है और उसके बाद दोबारा 139 के टच करेगी, तो वो हाई उस वक्त का नहीं होगा, लेकिन उस दिन के रेलेवेंट बेसिस पे हाई मींस के ये उस दिन का हाई है। एक क्वेश्चन आया है हमारे पास अभी के प्लीज टॉक अबाउट ETFs. सो एज फार एज ETFs आर कंसर्न्ड, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में उसका जिक्र रिलेटिवली इतना उसको टच नहीं किया, क्योंकि हमारी अगर आप जाएं तो काफ़ी सारे वेबिनार्स भी हैं और बहुत सारा प्रेजेंटेशन मटेरियल आपको नज़र आएगा हमारी वेबसाइट पे और सोशल मीडिया पेजेस पे रिगार्डिंग JS मोमेंटम फैक्टर ETF. हमारे पास ये एक एक्टिव ETF है, अनलाइक एनी अदर ETF इस वक्त जो बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के आपको अवेलेबल हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। Why an active ETF and why a momentum factor ETF? It's because के पाकिस्तान की मार्केट रिलेटिवली दुनिया की मार्केट से कंसिडरेबली बहुत उसकी साइज बहुत इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर लिस्टेड इज वेरी फ्यू। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग देखें तो कई सालों से हमारी मार्केट में 300 350 स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेडिंग हो रही है। एक ज़माना था आप 200 से ज़्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं देखा करते थे। तो ऐसी मार्केट्स को फॉलो करना बहुत आसान होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। ETF जो एक अगर पैसिव ETF एक जो आंसर करते हैं वो ये है कि वो आपको वो वाले डिस्टिल करके स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स से KSE 100 इंडेक्स में अगर आप पैसिव में ETF करेंगे, पैसिव ETF में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स को देखें तो मोर और लेस वो भी उन्हीं 10-15 कंपनीज में इन्वेस्टेड होते हैं। एक्टिव ETF मतलब ये कि जहाँ पर रीबैलेंसिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है और वो किसी स्पेशल नज़रिए के तहत बने होते हैं, जिसमें JS मोमेंटम फैक्टर ETF है जैसे। सो वो एक खास प्रिंसिपल के तहत कंपनीज को पिक कर रहा होता है, जिसमें बहुत सारे आपके शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप्स और अल्फा जेनरेटिंग स्टॉक्स पिक हो जाते हैं, एंड देन वी गो ऑन एंड मूव ऑन विथ द सिलेक्शन ऑफ दोस, और उसके हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं उस बास्केट में। सो उसके डेफिनेटली एडवांटेजेस भी हैं और उसका रिस्क प्रोफाइल भी डिफरेंट हो जाता है। सो आप उसको ज़रूर वेबसाइट पे चेक करें, एंड इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट। उसके अलावा लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते तो ETFs आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट।
لیکن کنسیڈریبلی آپ کو اسٹاک فنڈس جیسے کہ JS لارج کیپ یا گروتھ فنڈ بھی وہی والے بینیفٹس پرووائڈ کریں گے. ایک سوال آیا ہے, پلیز گیو سم مور ڈیٹیلز اباؤٹ JS1. از اٹ اے سنگل پلیٹ فارم ٹو انویسٹ ان میوچل فنڈز اینڈ شیئرز بوتھ؟ جی یہ ہمارا سپریٹلی مینجڈ اکاؤنٹس کے لیے جیسے کہ آپ کا ایڈوائزری سولوشن ہے. اسی خاص بات یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم لوگ یہ سولوشن اپنے کلائنٹس کو آفر کر رہے ہیں, لیکن اب یہ ڈیجیٹل فارم میں اویلیبل ہوگا. اور بیکاز آپ کو ایک سیپریٹلی مینجڈ اکاؤنٹ کے لیے بینک اکاؤنٹ اور بروکریج اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے, یہ آپ کو ایک کلک پہ یہ سہولت اویلیبل ہوگی کہ آپ ایک فارم فل کریں گے جس سے آپ کے یہ سارے اکاؤنٹس کھل جائیں گے. کیونکہ سیپریٹلی مینجڈ اکاؤنٹس میں یوزلی کلائنٹس کا پرابلم یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت ساری یہ جو بہت سارے اکاؤنٹس ہیں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے, دے ریکوائر اے لاٹ آف ٹائم اینڈ پیپر ورک, جس کی وجہ سے وہ اتنے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے تھے. سو دس وڈ بی ویری گڈ پروڈکٹ فار دوز ہو آر انٹرسٹیڈ ان دس پروڈکٹ and want to have a dedicated advisor managing their money. اس کے لیے ہماری کچھ of course requirements ہیں, تو وہ آپ اس کے لیے فائنینشیل ایڈوائزر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں, یا آپ ہمارے 0800 کے نمبرس پہ کال کر سکتے ہیں. Why don't we create a gold commodity index fund? Very good idea. We are actually working on it. Which is best for students who can save per month 2000 and want more growth. اگر آپ گروتھ فنڈ گروتھ کی طرف ہیں تو اور اس کا مطلب ہے, اگر آپ کی میں آپ کے گروتھ سے میں ازیوم کر رہی ہوں, اینڈ آف کورس یو شوڈ اسپیک مور وتھ اینڈ کال اس ٹو گیٹ ٹو نو مور اباؤٹ یو. بٹ اگر آپ گروتھ ہے, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کی ایج بھی ایسی ہے کہ اگر آپ پر منتھ 2000 روپے اگر اپنے اسٹاک فنڈ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں, بیکاز آئی ایم پرزیومنگ دیٹ یو ڈونٹ نو مچ اباؤٹ اسٹاکس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. تو ڈپینڈنگ آن دا اکنامک انوائرمنٹ, جو کہ جس کی ٹریجیکٹری یوزلی اپورڈ سے ہی ہوتی ہے اور بہتر حالات ہوں گے, سو یو وڈ ایکچولی accumulate اور grow your money. Don't be wary of the short term movements in stock exchange. لیکن آپ کے لیے اسٹاک میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ بہتر رہے گی. اگر آپ تھوڑی سی کنزرویٹو سائڈ پہ جانا چاہ رہی ہیں تو آپ 70 یا اپنے 2000 کا 70% آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. ایکویٹی فنڈ کے لیے 30% جو ہے وہ آپ فکس انکم فنڈ میں انویسٹ کر لیں. For a retired person where risk appetite drops, what kind of a portfolio would you recommend? So usually ایک investment management میں it's a very I would say ایک بہت پرانا رول آف تھم ہے کہ آپ اپنی 100 مائنس ایج کے حساب سے اپنا ایکویٹی کی ایکسپوجر ڈیسائڈ کریں. آئی تھنک اٹ ہولڈس ٹرو مور اور لیس. سو لیٹس سے کہ اگر ریٹائرمنٹ کی ایج میں آپ کے 30% سے ڈراپ ہو کر 20% کے ایکسپوجر ہونے چاہیے, 30 to 20% کے ایکسپوجر ہونے چاہیے ایکویٹی فنڈس میں. اس کے علاوہ آپ کا مور اور لیس, یا اگر آپ اس پورشن میں سے بھی اگر اف یو ہیو already have a sizable real estate or those kind of portfolios کے جہاں پر بھی تھوڑی سی volatility رہتی ہے, so we recommend کہ at this point in time کہ جہاں interest rate تھوڑے declining phase میں ہیں, so rather than investing in cash funds, income funds provide a better opportunity. So آپ کا 70 to 80% portfolio should be tilted towards the income funds or government securities funds. If someone wants to go aggressive and have maximum exposure to stock funds, do you think putting all cash into equity fund is a better approach, or SIP over next 6 months? بالکل اس وقت جیسے میں نے بہت ساری ڈیٹیلس میں جتنی بھی بات کی ہے اس میں equity funds are still providing a lot of opportunity. There's still quite a room of improvement if you can withstand some volatility and has the ability to take risk. تو آپ ایکویٹی فنڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. سپ جو ہے وہ بھی مطلب اس میں آپ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلاننگ مینس یہ کہ آپ ہر مہینے کچھ نہ کچھ انویسٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ کوڈ بی ان انکم فنڈ ایز ویل. سو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ وہ
डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के तहत मूव करें या हर पॉइंट पे इन्वेस्ट करते रहें जैसे जैसे आपकी सेविंग्स एक्यूमुलेट होती हैं. सो दैट्स अ वेरी एक्चुअली गुड स्ट्रेटजी. इससे ये होता है कि आप किसी एक प्राइस पॉइंट पे नहीं स्टक होते. About REITs, we can see rapid development in the real estate, but we do not have many REITs listed. Do you see any listings in the future? Also, can you give a little detail on fertilizer sector? What is the outlook? जहाँ तक REITs की बात है, इस वक्त बहुत सारी रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनीज इस प्रोसेस में हैं कि वो अपनी रियल एस्टेट के फंड्स लॉन्च करें. कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी इस वक्त मार्केट में एक्टिव हैं. आई कैन टेल यू अबाउट JS इन्वेस्टमेंट्स कि हम लोग इस वक्त प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो JS होटल REIT फंड के लिए फंड रेज कर रहे हैं. We'll be soon be listing this product on the stock market very soon. इसके अलावा हमारे और 2 फंड्स भी नेक्स्ट ईयर तक रियल एस्टेट के फंड्स लिस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह. सो आई एम होपिंग कि जिस तरह हमारी RMC बहुत एग्रेसिवली इस एरिया में काम कर रही है, वैसे ही और बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट स्लैश रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनके पास रियल एस्टेट मैनेजमेंट का भी लाइसेंस है या वो कंपनीज जो सिर्फ रियल एस्टेट मैनेजमेंट का लाइसेंस है, वो लोग भी ये प्रोडक्ट्स नेक्स्ट ईयर में लिस्ट कर रहे होंगे. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑफरिंग्स ऑन द मार्केट अवेलेबल फॉर पब्लिक. As far as fertilizer sector is concerned, I'll encourage you to speak with our research team. और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कांटेक्ट करें, हम उनके थ्रू आपके साथ कनेक्ट करेंगे. ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर इज़ अ वेरी डिफेंसिव सेक्टर. ये हमेशा हर मार्केट एनवायरनमेंट में इट गिव्स वेरी अट्रैक्टिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि जो इसमें ब्लू चिप कंपनीज हैं, दे हैव बीन लॉन्ग बीन विद स्टैंडिंग विद प्रॉफिटेबिलिटी लेवल्स. डिविडेंड यील्ड्स बहुत अट्रैक्टिव होती हैं in companies की. In the short term, you might see some inventory pressures and sales are certainly have slowed down in the first half of this year. So earnings वगैरह के ऊपर थोड़ा सा pressure आए, but because of the dividend yield and the valuation के जो cheaper valuations पे वो trade कर रहे हैं, I still see this as a very good long-term opportunity to invest. I think this brings us very close to ending our session for today. There are still some unanswered questions here. I see quite a lot many. तो एक मैं उसमें से क्वेश्चन लास्ट ले लेती हूँ. For someone who wants to follow this asset allocation strategy you have shared today, does JSIL have specific mutual funds mapped to conservative, balanced and growth profiles? जी बिल्कुल. हमारी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक उनको रिस्क असाइन किया जाता है, वो आप उनके ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स में उस तरह भी पढ़ सकते हैं. लेकिन जब आप पोर्टफोलियो की एसेट एलोकेशन पे करते हैं तो आप 100% ऑफ कोर्स एक फंड में इन्वेस्ट नहीं करते. जब आप उसको मिक्स करेंगे, सो लेट्स से कि अगर आपने एक हाई ग्रोथ फंड को इन्वेस्ट किया विद लो रिस्क फंड, तो आपका जो प्रोफाइल पूरी एसेट एलोकेशन की हो जाएगी वो बैलेंस्ड हो जाएगी. सो ये थोड़ी सी चीज़ टेक्निकल होती है. सो उसमें आप वैसे इन जो एसेट क्लासेस मैंने रेकमेंड की हैं उससे आप अलाइन करके पोर्टफोलियो मिक्स क्रिएट कर सकते हैं. अगर आप उसको स्पेसिफिकली 1:1 करने जाएंगे तो वो थोड़ा सा आई थिंक यू विल हैव टू आंसर अ लॉट मोर क्वेश्चंस. So that would be a little more detailed answer to it. So I'll be happy to provide one, but I'll encourage you to visit our website or speak to somebody in our team to get to know this better. So thank you so much for attending in. जिन questions को मैं answer नहीं कर पाई हूँ इस session में, we'll definitely get back to you. Thank you once again.